दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा कहा गया था कि सीए देश का कानून है और इसे लागू करने से कोई नहीं रोक सकता है। आप सबको पता है कि दोस्तों सीए को 2019 के अंदर में पास किया गया था, लेकिन 4 साल हो गए दोस्तों, अभी तक इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। और अब दोस्तों ऐसी खबरें निकलकर सामने आ गई है कुछ सोर्सेज की तरफ से कि 2 से 3 महीने में दोस्तों सीए को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। यानी कि हो सकता है कि दोस्तों बहुत ज्यादा चांसेस है कि लोकसभा इलेक्शन के पहले दोस्तों हमें सीए देखने को मिल सकता है। वैसे इसके बारे में कुछ भी बात करने से पहले दोस्तों याद रखिए, जब दोस्तों 2019 के अंदर इस बिल को लेकर आया गया था, बाद में जब इसको एक्ट का रूप दिया गया था, तो ना जाने कितना बड़ा प्रोटेस्ट आपको देखने को मिला था। और एक बार फिर से चांसेस है कि दोस्तों जब इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा देश के अंदर में, तो एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हमें देखने को मिल सकता है। और याद रखिए दोस्तों, ये जो एक्ट है इसके बारे में आज हम सब कुछ आपको बताएंगे कि एक्चुअली में इसकी क्या सच्चाई है, कैसे दोस्तों कुछ बड़े पॉलिटिशियन दोस्तों इन सब चीजों का उपयोग करके आपको गुमराह कहते हैं, कैसे इसके बारे में आपको गलत सूचनाएं प्रदान की गई थी। इन सब चीजों को दोस्तों आज इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे कि दोस्तों आज के जो ये सीए है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, एनआरसी है, एक्चुअल में इसकी क्या सच्चाई है, इस एक्ट में एक्चुअल में क्या प्रावधान किए गए हैं, इसको दोस्तों आज पूरी अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों जब बात होती है सीए की, तो आप सबको पता है कि सीए का पूरा नाम ही होता है दोस्तों सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट होता है। और जब दोस्तों सिटीजनशिप की बात होती है तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दोस्तों सिटीजनशिप का उल्लेख किया गया, जहाँ पर दोस्तों हमारा जो पार्ट 2 है, आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक में दोस्तों हम लोग को जो सिटीजनशिप का उल्लेख देखने को मिलता है, भारतीय नागरिकता का उल्लेख किया गया है। और दोस्तों आर्टिकल 11 के अंदर में ये कहा गया है कि नागरिकता के संबंधित जितने भी प्रावधान होंगे उसको बनाने का जो कार्यभार होगा वो संसद का होगा। यानी नागरिकता संबंधित जितने भी कानून बनाए जाते हैं, जितने भी अधिनियम लेकर आए जाते हैं, वो सब काम दोस्तों संसद के द्वारा किए जाते हैं। ये आर्टिकल 11 के अंदर में उल्लेखित किया गया है। और अगर दोस्तों आपको भारत की नागरिकता को प्राप्त करना है तो इसके 5 तरह के तरीके दोस्तों हमारे संसद के द्वारा बताए जाते हैं। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो इसका उल्लेख किया गया है उसमें बताया गया है कि किसी व्यक्ति को दोस्तों जन्म द्वारा भारत का नागरिक माना जा सकता है, वंश परंपरा के आधार पर दोस्तों भारत का नागरिक दिया जा सकता है, किसी व्यक्ति को दोस्तों भारतीय राज्य क्षेत्र के विस्तार के द्वारा नागरिकता दिया जा सकता है, किसी व्यक्ति को दोस्तों पंजीकरण के द्वारा नागरिकता प्रदान किया जा सकता है, या फिर किसी को दोस्तों देशीयकरण के द्वारा नागरिकता प्रदान किया जाता है। और इसकी आज हम बात करने वाले हैं वो है दोस्तों नेचुरलाइजेशन की, कि एक व्यक्ति जब दूसरे विदेश में जाकर बसता है, कुछ समय के लिए रह लेता है, तो उसको दोस्तों वहां की नागरिकता प्रदान की जाती है। अभी तक दोस्तों जब हम नेचुरलाइजेशन की बात करते हैं, जिसका आज हम इस पूरे वीडियो में उल्लेख करने वाले हैं, उसका पहले मतलब हुआ करता था कि दोस्तों कोई भी व्यक्ति अगर गैर कानूनी ढंग से दोस्तों किसी भी देश के अंदर प्रवेश नहीं किया गया, स्पेशली इंडिया के अंदर जब हम बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो अगर कोई भी व्यक्ति दोस्तों जो गैर कानूनी ढंग से भारत के अंदर में प्रवेश नहीं किया है, उसके पास एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है इंडिया में आने का, उसका अपना एक उद्देश्य है इंडिया में आने का, और वो दोस्तों कम से कम भारत के अंतर्गत 11 सालों तक रह चुका है, तब दोस्तों उसको भारत की नागरिकता प्रदान की जाती थी। ये दोस्तों उल्लेख हमारा जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट लाया गया था, सिटीजनशिप का बिल हुआ करता था 1855 का, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 का हुआ करता था, उसमें इसका उल्लेख किया गया था कि अगर कोई व्यक्ति दोस्तों एक देश से दूसरे देश में आया हुआ, हमारे देश के अंदर में आया हुआ और 11 सालों तक रह चुका है, तो उसको दोस्तों हम भारत की नागरिकता प्रदान करेंगे। और उसके बाद ये उल्लेख होना चाहिए कि एक्चुअली में उसके भारत आने का क्या कारण रहा था। लेकिन अब दोस्तों इसको थोड़ा सा संशोधन करते हुए इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया गया, जहाँ पर दोस्तों सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के अंदर लाया गया। 1955 का जो अधिनियम हुआ करता था उसको थोड़ा सा संशोधित किया गया, और 2019 के अधिनियम में दोस्तों ये प्रावधान किया गया था कि 31 दिसंबर 2014 से या दोस्तों 31 दिसंबर 2014 के पहले जो भी व्यक्ति, चाहे वो अफगानिस्तान का हो, चाहे वो पाकिस्तान का हो, चाहे वो बांग्लादेश का हो, यहाँ इन 3 देशों का उल्लेख किया गया था। वहाँ के जो अल्पसंख्यक है, वहाँ पर दोस्तों चूंकि ये तीनों ही देश दोस्तों आपको मुस्लिम बहुल देश देखने को मिलते हैं, तो यहाँ के जो अल्पसंख्यक होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हिंदू है, बौद्ध है, जैन है, सिख है, ईसाई है और पारसी है, ये 6 समुदाय को दोस्तों भारत के अंतर्गत केवल 5 साल रहने के कारण दोस्तों भारत की नागरिकता देने का प्रावधान किया गया था। तो इसको काफी ज्यादा सिंप्लीफाई किया गया था कि जो भी लोग दोस्तों जो है, जो भी ऐसे प्रवासी होते हैं जो कि दोस्तों हमारे तीनों नेबर कंट्री, चाहे वो बांग्लादेश के अंदर हो, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हो, चाहे वो अफगानिस्तान के अंदर हो, वहाँ के 6 जो हमारे माइनॉरिटीज कम्युनिटीज देखने को मिलते हैं, उनको दोस्तों भारत के अंदर में जो है बेसिकली नागरिकता देने का प्रावधान किया कि 5 साल अगर वो भारत में रहते हैं तो उनको दोस्तों नागरिकता दे दी जाएगा 31 दिसंबर 2014 को, या 31 दिसंबर 2014 के पहले जो भी लोग भारत में आए होंगे उनको नागरिकता देने का प्रावधान किया गया था। और इस एक्ट के अंदर दोस्तों ये प्रावधान किया गया था कि इसको बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीका से किया जाएगा, जहाँ पर दोस्तों आपको जो है सिंपली, अब पहले क्या होता था कि दोस्तों आपको यहाँ पर नागरिकता प्राप्त करने बहुत ही मुश्किल काम हुआ करता था। आपको एक डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर के पास में जाना पड़ता था, उसके बाद वहाँ पर कुछ काम करना पड़ता था, उसके बाद आपको जो है पूरा नागरिकता मिलता था। लेकिन इसके अंदर दोस्तों सिटीजनशिप को काफी सिंप्लीफाई किया गया था। सिंपली दोस्तों एक वेब पोर्टल बना दिया जाएगा, उस वेब पोर्टल पर जाकर आपको अपनी आवश्यक जानकारी देना है। गृह मंत्रालय जो कि दोस्तों इन सब चीजों की जानकारी कर आपको सिंपली जो है आपका जो सिटीजनशिप का सर्टिफिकेट होगा वो आपको प्रदान कर देगा। ये सब कुछ दोस्तों इसके अंदर प्रदान किया गया था, जो कि काफी सिंप्लीफाइड था। मतलब ऐसे लोग जिनको दोस्तों अभी तक नागरिकता नहीं मिला है, जो कि गैर प्रवासी ढंग से दोस्तों भारत के अंदर में बसे हुए हैं, उनको नागरिकता देने का जो प्रावधान है दोस्तों वो सीए के अंदर में किया गया था।
और ये बिल दोस्तों दिसंबर 2019 के अंदर में काफी अच्छी तरह से पेश किया था। लोकसभा राज्यसभा के दोस्तों पूर्ण बहुमत के साथ में पेश किया जाता है। पूर्ण बहुमत से पास हो जाने के बाद दोस्तों जब इस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाता है तो ये दोस्तों पूरी तरह से एक अधिनियम का रूप ले लेता है। लेकिन अधिनियम का रूप लेने के बाद 2019 के बाद दोस्तों आज 4 साल हो चुके, लेकिन अभी तक इसको लागू नहीं किया गया है। तो आपके मन में सवाल होगा कि एक्चुअल में अभी तक इसको इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया गया। तो इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि दोस्तों जब दोस्तों इसको लागू लाया गया था तो उस समय दोस्तों गवर्नमेंट ने कहा था कि इसके अंदर जो प्रक्रियाएं होंगी उसमें काफी लंबा समय लगेगा कि किस प्रकार से लोगों को नागरिकता देना है, किस प्रकार से दोस्तों उसका वेब पोर्टल बनाया जाएगा, किस प्रकार दोस्तों उसका जो सिटीजनशिप का जो सर्टिफिकेट है उसका प्रावधान किया जाएगा। इन सब काम को करने में समय समय में दोस्तों समिति का गठन किया गया और समिति ने दोस्तों अपना टाइमलाइन बढ़ाते गए और इसके कारण आज आपको देखने को मिलता है कि आज 4 साल से ज्यादा हो चुके, लेकिन अभी तक इसको लागू नहीं किया गया, पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। लेकिन अब दोस्तों समय आ गया है कि उसको 2 से 3 महीने में ही बहुत ज्यादा चांसेस है कि दोस्तों लोकसभा इलेक्शंस के पहले इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। अब इस एक्ट के आने के बाद दोस्तों एक बहुत ही भयंकर प्रोटेस्ट हमें देखने को मिलता है दिल्ली के अंदर में, चाहे बहुत बड़े बड़े स्टेट हमें देखने को मिले, स्पेशली वेस्ट बंगाल में अगर आप देखो तो इसका बहुत बड़ा प्रोटेस्ट देखने को मिलता है। इवन जो नॉर्थ ईस्ट के हमारे राज्य देखने को मिलते हैं, जो पूर्वोत्तर भारत के जितने भी राज्य होते हैं वहां पर इसका एक भयंकर प्रोटेस्ट देखने को मिलता है। लोगों ने दोस्तों जो इसका तर्क दिया था उनका मानना था कि चूंकि दोस्तों ये जो पूरी तरह से वायलेंस करता है आर्टिकल नंबर 14 और आर्टिकल नंबर 15 को, हमारा जो ह्यूमन राइट का आर्टिकल हुआ करता है समानता का अधिकार है, जहां पर आर्टिकल नंबर 14 कहता है कि दोस्तों विधि के समक्ष सभी व्यक्ति को समान माना जाएगा और आर्टिकल नंबर जो 15 कहता है कि धर्म, जाति, लिंग, मूल व जन्म स्थान ये 5 तरीकों से किसी के साथ में विभेद नहीं किया जाएगा। लेकिन इस एक्ट के अंदर में ये प्रावधान किया गया है कि दोस्तों मुस्लिमों के लिए इस तरह का किसी प्रकार का प्रावधान नहीं किया गया, केवल और केवल दोस्तों 6 जो बेसिकली अल्पसंख्यक होते हैं उनके लिए प्रावधान किया गया। इसलिए जो देश के अंदर मुस्लिम समुदाय थे उनका मानना था कि ये जो एक्ट लेकर आया गया ये एक प्रकार का एंटी मुस्लिम एक्ट होता है। लेकिन याद रखिए दोस्तों इसके गवर्नमेंट ने इस चीज के तर्क में कहा था कि ये जो एक्ट लाया गया इसमें पहले ही कहा गया था कि जहां पर भी अल्पसंख्यक है, जो 3 कंट्रीज का नाम बताया गया, तो हमारे पड़ोसी चाहे वो अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, जो वहां पर प्रताड़ित किए जाते हैं, जो अल्पसंख्यक वहां पर प्रताड़ित किए जाते हैं और भारत में आकर बस चुके हैं उस कारणों से उनको जल्द से जल्द नागरिकता का प्रदान किया जाने ये गवर्नमेंट का उद्देश्य था। यहाँ पर कहीं भी दोस्तों मुसलमानों का उल्लेख इसलिए नहीं किया गया क्योंकि मुसलमान इन तीनों ही कंट्री में दोस्तों बहुसंख्यक होते हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण आता है, इसका प्रोटेस्ट हमें देखने को मिलता है। मुसलमानों की तरह स्पेशली इसका बहुत बड़ा प्रोटेस्ट देखने को मिलता है क्योंकि उनका मानना था कि ये जो एक्ट लेकर आया गया ये कहीं ना कहीं दोस्तों जो मुसलमानों के अधिकार है उनको उनसे वंचित करता आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 का वायलेंस है। दूसरी तरफ दोस्तों कुछ लोगों का मानना था कि पहले सरकार को दोस्तों अपने देश के लोगों की स्थिति को सुधार करना चाहिए, उसके बाद दोस्तों बाहर के लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों बहुत से लोगों का मानना है कि ये जो काम किया जा रहा है नागरिकता देने का, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि वोट बैंक को बढ़ाया जा सके। क्योंकि दोस्तों जितने ज्यादा वोट बैंक बढ़ते चले जाएंगे उनके जितने लोगों को लाभ मिलता चला जाएगा उतना वोट बैंक आगे बढ़ता चला जाएगा। तो कुछ लोगों का यह मानना था कि इसके ऊपर से पॉलिटिक्स था। और दोस्तों इस तरह से अगर आप इस चीज को देखना चाहेंगे तो अगर आप देखेंगे तो 2019 के अंदर में जब बीजेपी की पार्टी ने दोस्तों अपना मैनिफेस्टो लाया था इलेक्शन के पहले, तो उसमें भी दोस्तों उनका एक मेन ऑब्जेक्टिव रहा करता था कि सीए को उनको इंप्लीमेंट कराना है। और दोस्तों अब इलेक्शन आने वाले हैं तो उसको पहले उनको इंप्लीमेंट कराना एक उनका बाध्यता हो चुका है। और तो बहुत से लोग इसको एक पॉलिटिक्स की तरह देखते हैं कि एक में वोट बैंक को आगे बढ़ाने के लिए ये काम को किया जा रहा था कि नागरिकता जल्द से जल्द अधिकार को लोगों को मिल जाए। लेकिन ये सब चीजों के बीच में दोस्तों गवर्नमेंट ने अपना एक ही तर्क दिया था कि उनका ये सब कुछ भी मकसद नहीं है। उनका एकमात्र मकसद है कि जो ह्यूमन राइट्स होता है, लोगों के ह्यूमन राइट्स की रक्षा करना, जितना ज्यादा से ज्यादा जो मानव अधिकार को सम्मान है उसको बढ़ावा देना। जो लोग दोस्तों उत्पादित किए जा रहे हैं, जो लोग दोस्तों प्रताड़ित किए जा रहे हैं, इन तीनों ही कंट्रीज के अल्पसंख्यक हैं, उनको जल्द से जल्द नागरिकता प्रदान करके उनको विशेष सुविधाएं प्रदान करना, यही गवर्नमेंट का उद्देश्य है। और यही करके दोस्तों इस बिल और को लाया गया था। उसके बाद दोस्तों इसके एक्ट का रूप दे दिया गया था। लेकिन दोस्तों इतने सारे चीजें होने के बावजूद भी दोस्तों इतने सारे प्रोटेस्ट होने के बाद दोस्तों एक थोड़े मोड़े कुछ इसमें चेंजेस कर दिए गए हैं। जहां पर दोस्तों इसमें कहा गया था कि अब जो ये एक्ट लाया जाएगा इसको दोस्तों जो है बेसिकली कुछ राज्यों के अंदर में इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे पूर्वोत्तर भारत के राज्य है उसमें जो 4 राज्य जो कि हमारे अनुसूची नंबर 6 के अंदर में सम्मिलित किए गए हैं, जिसमें हम लोग का त्रिपुरा, मिजोरम और असम, मेघालय होते हैं, उन राज्यों में दोस्तों इस एक्ट को इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा। क्योंकि दोस्तों वहां के लोग बेसिकली उनके जो अनुसूचित क्षेत्र होते हैं उनके लिए दोस्तों प्रशासन चलाने का केंद्र सरकार का एक विशेष जिम्मेदारी होता है। वहां के लोगों के अपने रीति रिवाज होते हैं, वहां के लोगों के लिए दोस्तों वो पूरा इलाका बना हुआ है। और वहां के लोगों को अगर कोई जाकर बसता भी है, फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति अगर म्यांमार से आकर बस गया है, कोई व्यक्ति दोस्तों अगर बांग्लादेश से जाकर वहां पर चला गया है, तो उन लोगों को वहां नागरिकता नहीं दिया सकता है। क्योंकि दोस्तों एक प्रकार के अनुसूचित क्षेत्र होते हैं, अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र होते हैं और उन क्षेत्रों के अंदर दोस्तों उनका एक विशेष अधिकार होता है। तो वहां पर दोस्तों किसी प्रकार की नागरिकता नहीं दिया जा सकता है। और इसी चीज को देखते हुए दोस्तों अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में भी मांग उठी थी कि जो लोग दोस्तों इस तरह से आए हैं भारत के अंदर में, उनको वहां पर भी नागरिकता नहीं देना चाहिए। तो इस चीज को देखते हुए दोस्तों 1 लिनियर परमिट के जितने भी स्टेट हुआ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, सिक्किम वगैरह है, तो वहां पर भी दोस्तों इस नागरिकता को प्रदान करने का जो उपबंध नहीं किया गया। दैट मीन्स अगर आप देखोगे तो जो पूरा पूर्वोत्तर भारत का इलाका है वहां पर इस एक्ट को कभी भी इंप्लीमेंट नहीं किया सकता है। ये दोस्तों एक्ट के अंदर उपबंध किया गया था। अब दोस्तों आप देखोगे तो पूरा जो एक्ट बनाया गया है, अगर आप देखोगे तो जो एक्ट लेकर आया गया था उसमें यही प्रावधान था कि जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान ये 3 देशों का उल्लेख किया गया था
पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जो अधिकांश लोग आएंगे दोस्तों, वो हो सकता है कि अधिकांश लोग दोस्तों दिल्ली की तरफ में आएंगे या फिर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र इधर देखने को मिलेंगे। लेकिन बांग्लादेश से जो अधिकांश लोग आएंगे दोस्तों, वो आपको पूर्वोत्तर भारत में देखने को मिलेंगे। और जब आप पूर्वोत्तर भारत के अंदर में उनको नागरिकता प्रदान नहीं करने वाले हो, तो ये एक्ट दोस्तों कहीं ना कहीं पूरी तरह से असफल हो जाता है। क्योंकि मेनली अगर आप देखो तो जो लोग दोस्तों हमारे इंडिया के अंदर में आते हैं, वो बेसिकली बांग्लादेश के रेफ्यूजीज होते हैं। और जब आप उन्हीं को नागरिकता प्रदान नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आप काहे का दोस्तों मानव अधिकार का सम्मान कर रहे हो। लेकिन कुछ पॉलिटिशियन दोस्तों इस एक्ट का एक बहुत बड़ा फायदा उठाया कि आपको एक गुमराह किया गया, आपको दोस्तों चीजों का अंतर नहीं समझाया गया कि एक्चुअल चीजें क्या क्या चीजें होती है। अभी जैसे कि मैंने आपको बोला दोस्तों, सीए जो होता है यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो होता है दोस्तों, आपकी नागरिकता को छीनता नहीं है, बल्कि आपको नागरिकता प्रदान करता है। लेकिन कुछ पॉलिटिशियन दोस्तों इसको इस तरह से देखा, लोगों को ये भड़काने का कोशिश किया कि जो सीए एक्ट को लाया जाएगा वो आपकी नागरिकता का हरण करेगा, आपकी नागरिकता को लोप कर देगा। ये बिल्कुल ही गलत है दोस्तों। जो कंसेप्ट दोस्तों उसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर 3 चीजें हमें देखने को मिलती है। पहला तो दोस्तों सीए, जिसका मैंने आपको बोला सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट देखने को मिलता है, जो कि आपको नागरिकता प्रदान करता है, न कि आपकी नागरिकता को छीनता है। पहला ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। और दूसरी चीज जो यहाँ पर बताई गई थी दोस्तों, वो एनपीआर था, जिसका मतलब दोस्तों नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर होता है। ये ना तो दोस्तों आपकी नागरिकता प्रदान करता है, ना तो आपकी नागरिकता को छीनता है। केवल और केवल देश के रहने वाले जो लोगों का जनसंख्या होता है उसकी एक गणना करने के लिए दोस्तों नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को बनाया गया, जो हर 10 साल में बदलता रहता है। तो ये ना तो आपका नागरिकता प्रदान करेगा, ना तो आपकी नागरिकता को हरण करेगा। लेकिन प्रभाव दोस्तों आपको पड़ेगा एनआरसी, जिसका पूरा नाम दोस्तों नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स होता है। इसके अंतर्गत दोस्तों जो देश में रहने वाले लोग होते हैं, उनसे उनके आवश्यक सूचनाओं को सम्मिलित किया जाएगा कि वे एक्चुअल कब से इस देश के अंदर में रह रहे हैं। और अगर वो दोस्तों इस देश के अंदर में रहने वाले के अगर कोई प्रमाण पत्र नहीं उपस्थित कर पाते हैं, तब दोस्तों उनकी नागरिकता को लोप हो सकता है। और इसको लागू करने के लिए दोस्तों अभी किसी भी प्रकार को बंद नहीं किया गया, क्योंकि जो एनआरसी है वो भारत के एकमात्र राज्य असम के अंदर में लागू किया गया है। क्योंकि वो जैसा कि मैंने आपको पहले बोला, असम दोस्तों एक प्रकार का अनुसूचित जनजाति क्षेत्र जो 6th शेड्यूल होता है, उसमें उसको एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। तो उसके प्रबंधन के लिए दोस्तों एक विशेष प्रकार की वहां पर सरकारें काम करती है। और एनआरसी दोस्तों केवल असम में लागू किया गया है, ताकि वहां के जो जनजाति क्षेत्र होते हैं, वहां पर कोई और लोग आकर जो है वहां की सभ्यता का, वहां की संस्कृति का हरण ना कर सके। इसलिए दोस्तों वहां पर एनआरसी को इंप्लीमेंट किया गया, जबकि अभी तो पूरे देश में एनआरसी को इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। और इसको लागू किया जाना अभी इसकी कोई बात नहीं है, क्योंकि दोस्तों अमित शाह जी ने कहा था कि सीए और एनआरसी को बाद में लागू किया जाएगा। मतलब सीए पहले आएगा, उसके बाद आपको एनआरसी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स हमें देखने को मिलता है, उसके अंदर आपके नागरिकता संबंधित चीजों को लिया जाएगा। एंड देन दोस्तों हो सकता है कि आपकी नागरिकता को लोप कर दिया जाए। लेकिन एनआरसी के अंतर्गत अभी उसकी कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कुछ जो राजनेता होते थे, वो एनआरसी के बारे में लोगों को बताकर दोस्तों भड़काने की कोशिश किए थे। लेकिन याद रखिए, एनआरसी को भी लागू करने की कोई बात नहीं कही गई है। तो दोस्तों ये पूरा कंसेप्ट होता है सीए, एनआरसी और एनपीआर का। मुझे उम्मीद है कि ये सब चीजें आपको पूरी तरह से समझ में आई होगी। और एंड दैट दोस्तों आप अपना ओपिनियन हमें नीचे कमेंट करके बताइए कि ये सीए को लेकर आपका क्या ओपिनियन है। क्या आपको लगता है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को देश के अंदर में लागू किया जाना चाहिए? क्या आपको लगता है कि अगर इसको देश के अंदर में फिर से एक बार इंप्लीमेंट करने की बात शुरू होगी, तो क्या कितना बड़ा प्रोटेस्ट हमें देखने को मिलेगा? और एंड गवर्नमेंट इस चीज को लेकर कैसे देखेगी, वो आप अगर आप किस चीज को प्रिडिक्ट कर पाते हो तो नीचे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। और अगर आपको लगता है कि ऐसे और वीडियोस दोस्तों हमें करने चाहिए, तो वो भी आप नीचे कमेंट करके हमें जरूर बता सकते हो। और वीडियो का एंड करने से पहले दोस्तों, जैसे कि हम हर वीडियो के एंड में कहते हैं कि बड़ों का सम्मान करें, छोटों को पैदा व्यक्तित्व इस तरह से विकसित करें कि महिलाएं पुरुष के साथ और पुरुष महिलाओं के साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस कर सके। मैं मिलता हूं वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।